Good morning, everyone. So, in today's lecture of bioprocess engineering, we will study about different type of fermentations या different type of जो cultures होते हैं. ठीक है, तो पहले बेसिक हमने आपका थोड़ा सा बैच कल्चर के बारे में डिस्कस किया था. तो बेसिकली बैच कल्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि तो इसके अंदर बेसिकली आप जब एक बारी फर्मेंटेशन को रन करते हो या प्रोसेस को रन करते हो तो मतलब कुछ भी हम इसमें इन या आउट नहीं करते. ठीक है, और यू कैन से कि जैसे एक बार आपने जो भी मीडियम एक स्पेसिफिक जो भी वॉल्यूम ले ली उसमें जो भी सबस्ट्रेट है और उसके बाद आप फर्मेंटेशन रन करते हो. ठीक है. सो इसके अंदर मतलब नो मास इन, नो मास आउट, नो मास इन, नो मास आउट. मतलब ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस आप कुछ भी मतलब इन या आउट नहीं करते. ठीक है, मतलब एक बार जो भी आपने वॉल्यूम सेट कर लिया जो भी उसके अंदर सबस्ट्रेट है और उसके बाद आप फर्मेंटेशन रन करते हो. ठीक है. सो ऐसे ही एक होता है आपका दैट इज सेमी बैच कल्चर. सेमी बैच कल्चर, सेमी बैच कल्चर में क्या होता है, एक चीज अलाउड होती है. ठीक है, या तो आप अगर तो आप मास इन कर रहे हो. ठीक है, सो देर विल बी नो मास आउट. ठीक है, मास या जो भी आप बेसिकली मीडियम है, सो या तो इन होगा, अगर इन है तो आउट नहीं है. ठीक है, अगर मास आउट है तो देर विल बी नो इन. ठीक है, तो दोनों में से एक ही अलाउड होता है, या तो मास इन या मास आउट. ठीक है, तो इसी का एक स्पेशल केस आप बोल सकते हो फैट बैच कल्चर को. इसी का स्पेशल केस आप किसको बोल सकते हो, फैट बैच कल्चर. क्योंकि जो आपका फैट बैच कल्चर है उसमें बेसिकली हम क्या कहते हैं कि उसके अंदर बेसिकली सिर्फ हम मास इन करते हैं. ठीक है, इसके अंदर सिर्फ आप क्या करते हो, मास इन. ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. ठीक है, तो सेमी बैच कल्चर जो है उसके अंदर मतलब उसमें तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन फैट बैच में आप मास इन करते हो. ठीक है, तो जनरली इसके अंदर जो वॉल्यूम है, ठीक है, अब जो बैच कल्चर है ना उसमें तो आप कुछ इन आउट कर ही नहीं रहे, तो इसमें तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होता. ठीक है, बट इसमें भी हम आगे पढ़ेंगे वैसे टाइप्स होती हैं, बट जनरली इसमें वॉल्यूम चेंज होगी. ठीक है, जनरली इसके अंदर वॉल्यूम चेंज होती है. ठीक है, और फिर एक हम पढ़ेंगे आपका कॉन्टिन्यूस कल्चर. ठीक है, कॉन्टिन्यूस कल्चर. ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस कल्चर का तो क्या मोटिव होता है इसके अंदर, बेसिकली जितनी जितनी वॉल्यूम आप इन करते हो या मास इन करते हो उतना ही मास आउट करते हो, तो इसमें मास इन और आउट दोनों होता है. ठीक है, बट इसमें क्या होता है ना, आपको जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रखनी होती है. जैसे अगर आप 1 लीटर रिमूव कर रहे हो तो 1 लीटर ही आपने ऐड करना है. ठीक है, इसमें अभी हम पढ़ेंगे आगे कि हम जैसे एक स्पेसिफिकली स्टेट की बात करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट. ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट. क्योंकि कॉन्टिन्यूस कल्चर का मोटिव ये होता है कि जो आपके जो भी आपका बेसिकली माइक्रोब है या जिससे आप प्रोडक्ट बनवा रहे हो या उसका ग्रो करा रहे हो, तो उसे हमें एक्सपोनेंशियल फेज में रखना होता है. ठीक है, ये भी क्योंकि इन सब के ना अलग अलग इक्वेशंस हैं और सब पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हमने डिस्कस करना है. तो पहले आपको बेसिक बताओ, बैच के अंदर तो आपने जो फर्मेंटर की वॉल्यूम सेट कर दी. ठीक है, उसके बाद क्योंकि दो दो मोटिव होते हैं, या तो आपने सेल्स बनाने होते हैं या प्रोडक्ट बनवाना होता है. ठीक है ना, जैसे अलग अलग टाइप की फर्मेंटेशंस होती हैं. जैसे हमें पता है हमें इथेनॉल बनवाना है. ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट है, तो इसके लिए सबस्ट्रेट तो हमें पता ही क्या होता है, ग्लूकोज. ठीक है, तो एक फर्मेंटेशन तो ऐसी है कि बस आपने इनिशियली जो भी ग्लूकोज दे दिया, ठीक है, आप एक स्पेसिफिक टाइम के लिए फर्मेंटेशन को रन कराओ और उसके बाद जो प्रोडक्ट बना है उसको आप रिकवर कराओ. ठीक है, फैट बैच जो होता है उसमें क्योंकि ना इनकी कंडीशंस होती हैं कि किस टाइप के मतलब किस टाइप का कल्चर हमें करना होता है. ठीक है, जैसे हम पढ़ेंगे फैट बैच कल्चर हम स्पेसिफिकली किन कंडीशंस में करते हैं. ठीक है, जैसे इसमें एक क्या होता है ना, आप हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन नहीं दे सकते. जैसे क्या होता है ना, मान लो इसमें तो आपने मान लो कहा कि आपने फॉर एग्जाम्पल 1000 ग्राम ग्लूकोज दे दी. ठीक है, आप बैच कल्चर रन करो, बाद में इथेनॉल को रिकवर करो. लेकिन इसमें क्या होता है ना, फैट बैच कल्चर उन कंडीशंस में किया जाता है
जहां पर आप स्टार्टिंग में हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन नहीं दे सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हाई सबस्ट्रेट देने से वो बेसिकली आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है ना, जो फर्मेंटेशन होते हैं, जो भी प्रोसेस होते हैं, तो सबस्ट्रेट ज्यादा होने से वो इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में आप बेसिकली फैट बैच कल्चर करते हो, उसमें पहले आपने सबस्ट्रेट थोड़ा दे दिया, ठीक है, और बाद में फिर थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे, क्योंकि एकदम सारा ज्यादा दे दोगे तो फिर आपका जो माइक्रोब्स हैं वो ग्रो नहीं करते, ठीक है, या प्रोडक्ट आपका नहीं बन रहा है, वो हम कंडीशन डिस्कस करेंगे। और कॉन्टिन्यूस कल्चर में तो क्या हो रहा है कि आप जितना मीडियम, क्योंकि आपने पहले तो एक देखो, हर एक केस में ना, चाहे सेमी बैच है चाहे कॉन्टिन्यूस है, पहले तो बैच ही होगा। पहले तो आपको माइक्रोब्स को ग्रो कराना पड़ेगा। अब बाद में आपको क्या करना है कि आपको उसी उसको एक्सपोनेंशियल स्टेट में रखना है, ठीक है, जैसे हमने इक्वेशन इसका ग्राफ पढ़ा था कि एक क्या होता है लैग फेज, फिर होता है लॉग फेज, फिर होता है आपका स्टेशनरी फेज, और फिर आपका डेथ फेज। ठीक है, तो जनरली ये बैच कल्चर में ऐसा ग्राफ आता है। कॉन्टिन्यूस में हमारा मोटिव क्या होता है कि हमें जो क्या, किस तरह से हम उसे एक्सपोनेंशियल फेज में ही रखें, किस तरह हम उसे कहाँ पे रखें, आपके एक्सपोनेंशियल फेज के अंदर। ठीक है, तो क्योंकि ऑब्वियसली मीडियम जो है ना वो तो आपका डिप्लीट हो ही रहा है, क्योंकि मीडियम अगर डिप्लीट हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, तो सेल्स तो जो है वो स्टेशनरी फेज में जाएंगे। बट अगर मैं उनको फ्रेश मीडिया प्रोवाइड कर दूं तो व्हाट विल हैपन, दे विल रिमेन इन दिस स्टेट। तो कॉन्टिन्यूस कल्चर में यही मोटिव होता है, यू विल रन, यू विल बी एबल टू रन फर्मेंटेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, बिकॉज वी वांट टू कीप देम इन दिस स्टेज। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपके सेल्स जो है वो डिवाइड करते रहेंगे तो, क्योंकि आपको मोटिव, अगर आपका सेल्स का नंबर है वो भी आपको चाहिए, या कुछ सेल से आपने, या कोई माइक्रोब कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, बट उसके लिए जो सेल्स हैं वो आपके क्या होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो बैच कल्चर के बारे में हमने पढ़ा था पहले, ठीक है, कि जो हमारा माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स होती है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास रिजल्ट्स आए थे, एक तो हमने क्या डिस्कस किया था कि बेसिकली जो हमारे पास एक इक्वेशन तो आई थी, लॉग ऑफ 10 xt इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 x0 प्लस म्यू टी बाय 2.303। ये इक्वेशन किसके लिए है, अगर जैसे आपको ये पता है कि, सॉरी, लॉग ऑफ 10 x0, यहाँ पर आपका x0 आएगा, लॉग ऑफ 10 x0, एक्स टी जो है वो नंबर ऑफ सेल्स हैं आफ्टर टाइम टी, x0 इनिशियल है, म्यू क्या था हमारा स्पेसिफिक ग्रोथ रेट टी टाइम। ठीक है, तो एक तो आपके पास ये इक्वेशन है। एक हमने डबलिंग टाइम की बताई थी, दैट इज 0.693 बाय म्यू मैक्स, म्यू मैक्स 0.693 बाय म्यू मैक्स। ठीक है, एक इक्वेशन हमने डिस्कस करी थी नंबर ऑफ जनरेशन की, n इज इक्वल टू 3.32 लॉग ऑफ 10 xt बाय x0, xt बाय x0। ठीक है, फिर एक हमने डिस्कस किया था मीन जनरेशन टाइम, मीन जनरेशन टाइम, दैट इज जी, जी इज इक्वल टू n अपॉन टी, या टी अपॉन एन। जी क्या था हमारा, जी क्या था हमारा, टी बाय एन। जी क्या होता है हमारा, टी बाय एन। और मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट क्या होता है आपका, एन बाई टी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, के से। ये तो ये क्या होता है हमारा, एन बाय टी। ठीक है, तो ये जनरली हमने कुछ आपके फॉर्मूलेस देखे थे इन केस ऑफ बैच कल्चर। ठीक है, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही आता है आपको, कई बार नंबर ऑफ सेल्स दिए होंगे, ठीक है, कि इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स आपके फॉर एग्जांपल इतने हैं, फाइनल नंबर ऑफ सेल्स आपके इतने हैं। ठीक है, और आपको कहेगा कि मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करो। ठीक है, तो एक तो आपको पहले एन निकालना है, एन निकाल लेना, और टाइम आपको दिया होगा। ठीक है ना, उसने कहा ना कि इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स x0 है, और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो सेल्स xt हो गए। ठीक है, तो पहले तो आप नंबर ऑफ जनरेशन्स निकालोगे। ठीक है,
तो नंबर ऑफ जनरेशन, क्योंकि हमें एक्स टी भी पता है, एक्स नॉट भी पता है, और टाइम भी हमें पता है, तो दोनों में से आपको कुछ भी कैलकुलेट करने को कह सकते हैं कि आइदर मीन जनरेशन टाइम कैलकुलेट करो या आपका मीन ग्रोथ रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बेसिकली हम बात करते हैं जैसे व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ यील्ड फैक्टर एंड मेटाबॉलिक कोएफिशिएंट। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ यील्ड फैक्टर एंड मेटाबॉलिक कोएफिशिएंट। ठीक है, अब देखो क्या ना, जब भी आप कोई फर्मेंटेशन रन कर रहे हो, ठीक है, अब ऑब्वियसली आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, सबस्ट्रेट। क्या प्रोवाइड कर रहे हो, सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर रहे हो। अब इस सबस्ट्रेट को किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है, या तो सबस्ट्रेट यूज करके आपके सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा, क्योंकि सेल्स को सबस्ट्रेट चाहिए ना, ऑब्वियसली उस सबस्ट्रेट को यूज करेंगे तभी तो सेल का नंबर इंक्रीज होगा। या दूसरा मोटिव ये होता है कि हमें सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनवाना है। दो ही मोटिव होते हैं जनरली फर्मेंटेशन के अंदर, जो भी आपने सबस्ट्रेट प्रोवाइड करा है, ठीक है, या तो वो सेल्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, या आप उससे कोई प्रोडक्ट बनवाओगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया आपको ग्लूकोज से इथेनॉल बनवाना है, तो वहां पे हमारा मोटिव क्या है, हमें एक प्रोडक्ट बनवाना है। ठीक है, वहां पर हमें सेल्स का नंबर नहीं इंक्रीज करना। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के फर्मेंटेशंस का या अलग अलग टाइप जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में, क्योंकि ऑब्वियसली सबस्ट्रेट तो चाहिए, वाई यू आर प्रोवाइडिंग सबस्ट्रेट। जैसे आपने बैच कल्चर पढ़ा, आपने कहा ना कि सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। सेल्स का नंबर तब तक इंक्रीज होगा जब तक मीडियम में सबस्ट्रेट है। ठीक है, जैसे ही सबस्ट्रेट खत्म हो गया, बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि एक एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को हम एक लिमिटिंग रखते हैं कि जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर सेल्स ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे यहां पर हम कह रहे हैं यील्ड फैक्टर। ठीक है, अब यील्ड फैक्टर हमारा क्या होता है, अगर मान लो हम कह रहे हैं कि हमें सेल्स का नंबर चेंज करना है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू योर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एस, क्योंकि व्हाट इज द चेंज इन नंबर ऑफ सेल्स और कितना सबस्ट्रेट के अंदर आपका चेंज आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको बेसिकली आपने इनिशियल जो सबस्ट्रेट लिया है, तो उसके उसके साथ उसमें ऑब्वियसली सबस्ट्रेट हमारा कम होता जाएगा, सेल्स के नंबर क्या होते जाएंगे, इंक्रीज। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, dx बाय ds। ठीक है, यहां पर मैं सेल्स की बात कर रहा हूं इसलिए फॉर एग्जांपल मैंने x लिख दिया। अगर प्रोडक्ट होता तो इसको हम प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y डॉट डी एस इज इक्वल टू dx। ठीक है, अब मान लो आपके पास इनिशियल जो सबस्ट्रेट है वो है एस नॉट, और फाइनल एक जो सबस्ट्रेट रह गया वो रह गया आपका एस। ठीक है, ऐसे ही जो आपका सेल्स का नंबर था वो इनिशियली है एक्स नॉट, और बाद में कितना हो गया वो आपका एक्स टी। ठीक है, तो अब डी एस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि एस नोट ज्यादा होगा, तो एस नोट माइनस एस। और डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं आपका, दैट इज एक्स टी माइनस एक्स नॉट, एक्स टी माइनस एक्स नॉट। ठीक है, अब जब सबस्ट्रेट जीरो हो गया, मतलब जब हमारा एस जो है, एस नॉट यस। नहीं एस नोट तो इनिशियल है ना, अच्छा। क्योंकि बाद में जब सबस्ट्रेट ये कम होता जा रहा है। ठीक है, तो जब एस हमारा जीरो हो गया कि सबस्ट्रेट खत्म हो गया, क्योंकि आपका सबस्ट्रेट जो है वो यूटिलाइज हो रहा है, सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, उस टाइम पे आप एक्स टी क्या लिखोगे, इट इज इक्वल टू एक्स एम, क्योंकि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल है, क्योंकि आपका सबस्ट्रेट क्या हो गया, खत्म हो गया जब सबस्ट्रेट जीरो हो गया। तो वाई एस नोट किसके इक्वल आ गया, इट इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट। ठीक है, या एक्स एम को हम क्या लिख सकते हैं, वाई एस नॉट प्लस योर एक्स नॉट। एम इसलिए लिखोगे तब मैक्सिमम सेल्स होंगे। हाँ, क्योंकि सबस्ट्रेट जब खत्म हो गया ना उस टाइम उससे ज्यादा तो सेल्स बनेंगे ही नहीं, दैट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल, कि जब एक्स टी किसकी इक्वल है, एक्स एम के। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई, जैसे ये y है, इसको हम y एक्सिस पे रखें फॉर एग्जांपल। ठीक है, सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो y एक्सिस पे फॉर एग्जांपल हमने क्या रखा आपका, एक्स एम, और x एक्सिस पे रखा हमने एस नॉट। ठीक है, तो एक इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स पहले फॉर एग्जांपल होंगे एक्स नॉट। ठीक है, और क्योंकि ये आपका y इंटरसेप्ट होगा,
ठीक है, और यहाँ पे स्लोप क्या आएगा आपका, y। यही होता है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जब मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल, ऑब्वियसली वो डिपेंड करेंगे ना कि सबस्ट्रेट इनिशियल आपने कितना लिया है, जितना सबस्ट्रेट ज्यादा लोगे उतना नंबर ऑफ सेल्स आपके ज्यादा आएंगे। देखो कुछ ना कुछ सेल्स तो पहले मीडियम में होने चाहिए ना, जैसे एक्स नोट इज द इनिशियल नंबर ऑफ सेल जो आपने उसके अंदर डाले हैं। ठीक है। सर ये जो लास्ट में लिखा है y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये हम्म, कैसा है? ये ऐसे बनता है ना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की, ये वाई एक्सिस पे रखना है, ये एक्स नोट उधर ले गया ना, ये नीचे ये जो एक्स एम है, वाई एस नोट प्लस एक्स नोट। ये बना नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो हम जनरल बोलते हैं, जो इससे एक्स एम है ब्रैकेट ना, है। एक्स नोट को हम इधर ले गए, तो एक्स एम किसके इक्वल आ गया, वाई एस नोट प्लस एक्स नोट। मतलब यील्ड जनरली क्या होती है कि कितना आपका बायोमास बन रहा है, और विद जितना आपका डिवाइडेड बाय द चेंज इन सबस्ट्रेट, चेंज इन द बेसिकली योर सेल नंबर विद चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो यील्ड कई बार हो सकता है ना, वो आपको ये कितने इनिशियल सेल है, इतने फाइनल है, इतना सबस्ट्रेट यूज हुआ है, तो आपने चेंज जो आया है सेल्स के नंबर में, उसको जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में चेंज आया है उससे डिवाइड करना आपने। ठीक है, तो दैट विल गिव यू यील्ड। ऐसे दूसरा हमने क्या लिखा आपका, मेटाबॉलिक कोशिएंट। इसको डिनोट हम करते हैं क्यू से। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। तो क्यू इज बेसिकली इक्वल टू ds/dt डॉट 1/x। ठीक है, सो व्हाट इज द चेंज इन सबसेट विथ टाइम डॉट 1 बाय जो भी आपका सेल है, जो भी सेल का नंबर है, उसे हम क्या डिनोट करते हैं आपका, क्यू से। ठीक है, तो क्यू क्या होता है आपका, मेटाबॉलिक कोशिएंट। मेटाबॉलिक कोशिएंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो क्यू, सो बेसिकली इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ds/dt इज इक्वल टू क्यू डॉट एक्स। क्यू डॉट एक्स। ठीक है, अब जैसे हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है, जैसे हमने क्यू लिखा है, इसको हम इसको हम एक और फॉर्म में लिखेंगे, ds/dt डॉट 1/x तो हमारा है ही सी, इसको हम क्या करेंगे, dx से मल्टीप्लाई करेंगे और dx से डिवाइड करेंगे। dx से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, dx से डिवाइड। ठीक है, तो अगर इसको हम रीअरेंज करें, तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, इसको जैसे हम रीअरेंज करते हैं, क्योंकि हमारे पास जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, जो बेसिकली म्यू होता है। ठीक है, बेसिकली म्यू किसके इक्वल होता है, म्यू बेसिकली हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। क्या होता है आपका, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। तो यहां पे हमने क्या लिखा, ds/dt डॉट 1/x डॉट dx/dx। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे, सो इसको हमने ऐसे अरेंज करना है कि हमारे पास dx/dt डॉट 1/x, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, ds/dx। मतलब जैसे दोनों से कराया ना, तो हमने इसको किस फॉर्म में लिखा कि जो ds है, मान लो ये dx हम इधर ले आए, ठीक है, और ये dx/dt डॉट 1/x, मतलब सिर्फ हमने इसको रीअरेंज करा है। इसको हमने क्या करा है, म्यू की वैल्यू dx/dt into 1/x होती हाँ ये म्यू होता है, ये क्या होता है आपका, म्यू। ठीक है, तो ये जो dx/dt डॉट 1/x है, ये हमारा क्या होता है, म्यू, विच इज स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। ठीक है, तो इसको तो मैं म्यू लिख सकता हूं। अब ये आ गया ds/dx। ठीक है, हमने क्या लिखा था कि जो dx/ds होता है वो तो क्या होता है, y। तो ds/dx क्या होगा, 1/y। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन क्या बना कि जो q है,
दैट इज इक्वल टू म्यू बाय वाई। जो Q है, एक तो हमने ये फॉर्मूला लिखा ना, ds/dt.1/x, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ पर क्या लिखा, Q इज इक्वल टू म्यू बाय वाई। सॉरी, ये ना, ये 1/x इधर होगा, dx/dt को हम लिखेंगे म्यू ना, जो ये है ना आपका, ये 1/x तो इसके साथ आएगा ना, क्योंकि Q हमने क्या लिखा है, ds बाय, इधर हमने 1/x लिखा था ना, हाँ ठीक है, तो y लिखा ना, तो हमारा बेसिकली Q यहां से क्या आ गया आपका, म्यू बाय वाई। तो म्यू हमारा क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, और वाई क्या है हमारा, यील्ड कोफिशिएंट। यील्ड कोफिशिएंट। तो ये एक रिलेशन आ गया आपके पास। तो जैसे कई बार अगर आपको वाई गिवन है और क्यू गिवन है, तो आप म्यू निकाल सकते हो, ठीक है। म्यू और वाई गिवन है तो आप मतलब क्यू निकाल सकते हो, वाई और क्यू गिवन है तो आप म्यू निकाल सकते हो। वो तो चलो जो भी पैरामीटर गिवन होंगे। तो क्यू क्या होता है हमारा, मेटाबॉलिक कोशिएंट, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू म्यू बाय वाई। ठीक है। तो यील्ड फैक्टर जो होता है ना, वो हम दो कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, या तो सेल्स का नंबर चेंज हो रहा होगा या आपका प्रोडक्ट बन रहा होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम एक इक्वेशन डिस्कस करते हैं जिसे बोलते हैं मोनेड इक्वेशन। व्हाट इज योर मोनेड इक्वेशन? मोनेड इक्वेशन। सो मोनेड इक्वेशन क्या होती है, दैट इज म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स इंटू एस बाय के एस प्लस एस, ठीक है। जैसे हम बेसिकली पढ़ते थे आपकी जो एंजाइम काइनेटिक्स के अंदर माइकलिस मेंटेन इक्वेशन होती है, विच इज v इज इक्वल टू वी मैक्स एस बाय के एम प्लस एस। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स एस बाय के एस प्लस एस, ठीक है। ठीक है। सो मोनेड इक्वेशन क्या होती है आपकी, म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स एस डिवाइडेड बाय के एस प्लस एस, ठीक है। तो म्यू तो ऑब्वियसली आपका स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है, म्यू मैक्स क्या होगा आपका जो मैक्सिमम है, ठीक है। इसमें जो एस होता है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ लिमिटिंग सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ लिमिटिंग सबस्ट्रेट, लिमिटिंग सबस्ट्रेट। और के एस एक तरह से क्या होता है आपका, सैचुरेशन कांस्टेंट, इट इज ए सैचुरेशन कांस्टेंट, सैचुरेशन कांस्टेंट। सो इसको अगर हम जैसे बेसिकली आपका रीअरेंज करें, जैसे हम वहां पर क्या लिखते थे जो एंजाइम काइनेटिक्स के अंदर, ठीक है, तो उसी तरह से इसको भी हम रीअरेंज करें तो 1/म्यू इज इक्वल टू के एस बाय म्यू मैक्स डॉट 1/s प्लस 1/म्यू मैक्स। जैसे वहां भी इक्वेशन होती है 1/v इज इक्वल टू के एम बाय वी मैक्स डॉट 1/s प्लस 1/v मैक्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या इक्वेशन हुई हमारी, 1/म्यू इज इक्वल टू के एस बाय म्यू मैक्स डॉट 1/s प्लस 1/म्यू मैक्स, ठीक है। जैसे वहां पर हम एक लाइन वीवर बुर्क प्लॉट पढ़ते हैं, तो उसी तरह से हम इसको भी प्रेजेंट कर सकते हैं आपका, ठीक है। क्योंकि ये इक्वेशन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है, कि म्यू जो होता है इन टर्म्स ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और के एस इसका क्या रिलेशन है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि ये जो म्यू है बेसिकली, अब इसकी अगर तो जैसे अलग अलग टाइप की फर्मेंटेशन होती है, जैसे अगर मान लो सबस्ट्रेट इनहिबिशन हो रहा है,
तो उसके लिए थोड़ी सी इक्वेशन में चेंज आ जाता है। फॉर सबस्ट्रेट इनहिबिशन, फॉर सबस्ट्रेट इनहिबिशन म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स डॉट एस बाय के आई प्लस एस स्क्वेयर बाय के एस। ठीक है, एस स्क्वेयर बाय के एस। दिस इज द इक्वेशन व्हेन, जब सबस्ट्रेट जो है वो आपका इनहिबिट कर रहा है। एक्स के एस आई कहाँ पे, और फिर एस के नीचे के आई प्लस एस स्क्वेयर बाय के एस। जैसे नॉर्मली तो हमने इक्वेशन लिखी ना कि म्यू मैक्स इंटू एस बाय के एस प्लस एस। अब इसके अंदर एक और इनहिबिशन वाला एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इसके अंदर। तो ये कब इक्वेशन है, जब व्हेन देयर इज सबस्ट्रेट इनहिबिशन। ठीक है, तो इतना वैसे चलो पूछते नहीं, बट चलो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो। और एक इक्वेशन हम लिखते हैं अगर आपका प्रोडक्ट इनहिबिशन है, दैट इज फॉर प्रोडक्ट इनहिबिशन। क्योंकि जब फर्मेंटेशन रन हो रही होते हैं ना, तो कई बार जो फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि प्रोडक्ट जब एक कंसंट्रेशन से ज्यादा बन जाता है, तो फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो इनहिबिट करता है, फॉर प्रोडक्ट इनहिबिशन। तो इसके लिए इक्वेशन होती है म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स एस बाय के आई प्लस एस डॉट के पी बाय के पी प्लस पी, के पी प्लस पी। तो एक तरह से ये कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं इस चीज को बताने के लिए कि आपका सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट जो है वो इनहिबिट कर रहा है। ठीक है ना, जैसे आपको एग्जांपल दूं, जैसे जब हम इथेनॉल बनवाते हैं, ठीक है, जनरली जो इथेनॉल हम बनवाते हैं, तो जो ईस्ट है, बेसिकली हम कहते हैं कि वो ना 13% इथेनॉल बनाता है मैक्सिमम। मतलब अगर 13% इथेनॉल मीडियम में बन गई, 13% का मतलब क्या है, 13 ml इन 100 ml। तो उस केस में क्या होगा आपका, जब इतनी इथेनॉल बन गई, तो वो ईस्ट के लिए पॉइजन की तरह काम करती है। ठीक है ना, प्रोडक्ट भी ईस्ट बनवा रहा है, बट जब वो प्रोडक्ट एक लेवल से ज्यादा बन गया, तो वो उसके लिए पॉइजन का काम कर रहा है। क्योंकि 13% इथेनॉल ईस्ट को ही मार देगी। जब उसको ही मार दिया तो फिर फर्दर आप इथेनॉल नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट इनहिबिशन, कई बार क्या होता है ना, जो भी आप फर्मेंटेशन करा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ तो ईस्ट के अंदर किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो ब्लॉक कर रहा है ना, तभी तो वो ईस्ट किल हो रहा है। ठीक है, या कई बार जैसे हम कोई प्रोसेस पढ़ते हैं कि जैसे ए से बना बी, ठीक है, बी से बना सी, सी से बना डी। ठीक है, तो जब उसका लेवल एक एक लेवल से ज्यादा हो जाता है, तो मान लो डी ने क्या करा, यहाँ पे जो एंजाइम था E1, फॉर एग्जाम्पल, उसी को इनहिबिट कर दिया। इसे हम क्या बोलते हैं, फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, तो ये भी अलग अलग टाइप के इनहिबिशन होते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि जो आपका पाथवे, जो प्रोडक्ट है फर्मेंटेशन का, जब वो एक कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाता है, तो वो खुद ही पाथवे को इनहिबिट कर देगा। तो जब एंजाइम में इनहिबिट हो गया, तो फिर तो पाथवे रुक ही गया। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की फर्मेंटेशन होते हैं। तो वही है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि बैच कल्चर कब करना है, कॉन्टिन्यूस कब करना है, फैट बैच क्या करना है, तो फिर वो अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से होता है। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, तो ये बेसिक हमने किसके बारे में पढ़ा, बैच कल्चर के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे आपका जो कॉन्टिन्यूस कल्चर है वो क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज योर कॉन्टिन्यूस कल्चर। क्योंकि उसमें हमारा मोटिव क्या रहेगा कि हमें जो सेल्स को किस स्टेट में रखना है, आपका एक्सपोनेंशियल फेज में। ठीक है, सो वी वांट टू कीप सेल्स इन एक्सपोनेंशियल फेज। तो दैट इज योर कॉन्टिन्यूस कल्चर।
तो कॉन्टिन्यूस कल्चर में बेसिकली हम दो टाइप के कल्चर की बात करते हैं। एक तो आपका बेसिकली वी हैव योर कीमोस्टैट, और एक क्या होता है टर्बिडोस्टैट। ठीक है, तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे आपका कॉन्टिन्यूस कल्चर। देखो इसकी इक्वेशन जो है ना वो मेरे लिए आपको समझनी है, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो जो इस इक्वेशन का फाइनल रिजल्ट है उसके बेस पे। ठीक है, सो जब हमने बैच कल्चर पढ़ा था तो वहां पर हमारी इक्वेशन क्या थी, dn/dt इज इक्वल टू म्यू एन। ठीक है, आप यहाँ पे एन लिख लो या एक्स लिख लो, वेर एन इज योर नंबर ऑफ सेल एंड टी इज योर टाइम। ठीक है, सो बैच कल्चर में तो मैंने आपको बताया था कि हम एक बार ही बेसिकली आपका मीडियम जो भी वॉल्यूम है वो सेट करते हैं और फर्मेंटेशन को रन करते हैं। तो उसमें हम ड्यूरिंग द प्रोसेस वी आर नॉट एडिंग एनीथिंग, वी आर नॉट रिमूविंग एनीथिंग। एट द एंड ऑफ द फर्मेंटेशन हम रिमूव करते हैं। बट कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको क्या बताया था कि यू हैव टू ऐड, मतलब ड्यूरिंग फर्मेंटेशन आप ऐड भी कर रहे हो और रिमूव भी कर रहे हो। द थिंग इज दैट कि जितनी वॉल्यूम आप ऐड करते हो, ठीक है, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि मैंने ए लीटर ऐड करा, तो मैंने ए लीटर ही रिमूव करना है, सो दैट वॉल्यूम ऑफ द मीडियम रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो वॉल्यूम इसमें भी सेम रहती है, चाहे बैच कल्चर है चाहे कॉन्टिन्यूस है, इसमें वॉल्यूम आपकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें लिखिए कुछ पॉइंट्स आप पहले। सो इन कॉन्टिन्यूस कल्चर, इन continuous culture, fresh nutrients, fresh nutrients are fresh nutrients are constantly added to the medium, added to the medium, and equal volume of equal volume of culture broth is removed. Equal volume of culture broth is removed. Culture broth is removed. जितना आप बेसिकली ऐड करते हो उतनी वॉल्यूम को आप क्या करते हो, रिमूव। ठीक है, ताकि जो जो टोटल वॉल्यूम है वो सेम रहे, दैट इज टोटल वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। टोटल वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, जो टोटल वॉल्यूम है वो आपकी क्या रहे, सेम। तो जितनी आपने ऐड करी उतनी आपने क्या कर दी, रिमूव। ठीक है, अब बेसिकली इसमें क्योंकि आपने किसको ऐड करना है, न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना है। ठीक है, लेकिन अब वो किस रेट से ऐड करना है, कैसे ऐड करना है, तो उसमें हम यहाँ पर दो वेज की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो आप फ्रेश मीडियम अप्लाई कर रहे हो ना, मतलब यू हैव टू गिव फ्रेश न्यूट्रिएंट्स, बट द थिंग इज दैट कि जो फ्रेश न्यूट्रिएंट्स आपने मतलब किस बेस के ऊपर, मतलब ये सब चीजें जो हम कह रहे हैं कि कितनी वॉल्यूम रिमूव करनी है, कितनी ऐड करनी है, कितना फ्रेश न्यूट्रिएंट ऐड करना है, तो ये बेसिकली हम कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सो यू कैन राइट न्यूट्रिएंट एडिशन कैन बी कंट्रोल्ड इन टू वेज, कैन बी controlled in two ways. One is your टर्बिडोस्टैट, एक हम इसकी बात करते हैं टर्बिडोस्टैट की, टर्बिडोस्टैट। सो व्हाट इज योर टर्बिडोस्टैट, इसमें हम एक एक हमने एक टर्बिडिटी फॉर एग्जांपल सेट कर दी। ठीक है, तो अगर उसके अंदर इंक्रीज आता है तब हम फ्रेश मीडियम ऐड करते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर जो टर्बिडिटी है, द टर्बिडिटी ऑफ कल्चर इज मॉनिटर्ड कॉन्स्टेंटली, कल्चर इज मॉनिटर्ड कॉन्स्टेंटली, and when
it rises above a, and when it rises above a preset value, rises above a preset value, comma, fresh medium is added, comma, fresh medium is added। तो आप फ्रेश मीडियम को क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। ठीक है, टर्बिडिटी होती है ना, ऑब्वियसली अगर सेल्स का नंबर जैसे इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली टर्बिडिटी तो इंक्रीज होगी। तो आपने एक वैल्यू सेट कर रखी है, अगर तो उससे ज्यादा हो जाती है तो फिर आप फ्रेश मीडियम ऐड कर देते हो ताकि टर्बिडिटी आपकी कम हो जाए। ठीक है, और जो दूसरी अप्रोच होती है जो मेनली हम पढ़ेंगे, दैट इज योर कीमोस्टैट। कीमोस्टैट, तो कीमोस्टैट अप्रोच में क्या होता है? सो ग्रोथ इज कंट्रोल्ड बाय लिमिटिंग द growth is controlled by limiting the supply of growth factor, limiting the supply of some growth factor, that is some nutrient is limited। क्योंकि लिमिटिंग होता है जिसको आप सबसे कम अमाउंट में दे रहे हो, क्योंकि अगर वो आपका मीडियम में से खत्म हो गया तो आपको फ्रेश जो है न्यूट्रिएंट, मतलब फ्रेश न्यूट्रिएंट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड। दैट इज सम न्यूट्रिएंट इज प्रोवाइडेड। क्योंकि मेनली जो हम अभी हम डिस्कस करेंगे वो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कीमोस्टैट के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर जो ग्रोथ है दैट इज कंट्रोल्ड बाय लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ क्रिटिकल सम ग्रोथ फैक्टर, जिसको आपने पहले लिमिटिंग अमाउंट में रखा है। और बेसिकली जब वो मीडियम में से आपका एक तरह से उसकी जो कंसंट्रेशन है जब वो खत्म हो जाएगा तब आप क्या प्रोवाइड करते हो, तब आप फ्रेश न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हो। ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कीमोस्टैट कल्चर पे ही आता है एक तो, कि उसकी इक्वेशंस हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम उस इक्वेशन को डिराइव करेंगे और उसके बाद बेसिकली हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या होता है आपका। ठीक है, सो देखते हैं आपका कीमोस्टैट कल्चर। ठीक है, व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय कीमोस्टैट कल्चर? ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना, कीमोस्टैट कल्चर। सो इसमें लिखिए इट कंसिस्ट ऑफ perfectly mixed perfectly mixed suspension of perfectly mixed suspension of biomass into which medium is fed into which medium is fed at a constant rate, medium is fed at a constant rate, and the culture is harvested at the same rate, and the culture is harvested at the same rate, at the same rate, so that जो कल्चर वॉल्यूम है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, सो दैट कल्चर वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट।
कि जो कल्चर वॉल्यूम है वो आपकी क्या रहे, कांस्टेंट। ठीक है, देखो क्या ना, पहले तो आपने बैच कल्चर ही करना है, क्योंकि इनिशियल तो बैच कल्चर ही होगा ना। उसके बाद यू वांट टू कीप द सेल्स इन, क्योंकि इनिशियली तो आपका जैसे सेल्स एक्सपोनेंशियल फेज में है। अब देखो मोटिव क्या होता है कि आप चाहते हो कि सेल ना एक्सपोनेंशियल फेज में ही रहे। ठीक है, मतलब यू डू नॉट वांट देम टू एंटर इनटू द स्टेशनरी फेज। तो पहले तो बैच कल्चर ही चल रहा है, और उसके बाद आप उसके अंदर मतलब यू विल स्टार्ट एडिंग मीडिया। वो और जो मीडियम का जो रेट है, जिस रेट से आपने मीडियम को देना है, उसी रेट से आपने बेसिकली रिमूव भी करना है। ठीक है ना, ऑब्वियसली जब भी आप, जैसे अगर आपके पास एक फर्मेंटेशन मीडिया है, अगर उसमें से आप रिमूव कर रहे हो, ठीक है, चलो जो भी मोटिव है, प्रोडक्ट है या सेल है, जब आप मीडियम रिमूव करोगे तो उसमें प्रोडक्ट भी आएगा। ठीक है ना, उसमें आपके सेल्स भी आएंगे, क्योंकि सेल्स ही बना रहे हैं ना। अगर तो चलो मोटिव सेल्स हैं, तो सेल्स तो आ ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट भी बाहर आएगा, क्योंकि आप तो क्या ना, आपके पास एक मीडियम है। आपने कहा कि 5 लीटर मीडिया रिमूव करना है, 5 लीटर ऐड करना है, तो वो 5 लीटर में सेल्स भी होंगे, प्रोडक्ट भी होगा। ठीक है, तो अब ओब्वियसली देखो सेल्स तो रिमूव हो गए, बट हमें क्या रखना है उसको, बेसिकली एक्सपोनेंशियल फेज में रखना है। वो भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम कॉन्टिन्यूस कल्चर को रन करते हैं। ठीक है, सो अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास ये एक फर्मेंटर है। ठीक है, जैसे आपने एक फर्मेंटर ले लिया, क्योंकि ये तो लार्ज स्केल के होते हैं, अब 1000 लीटर्स के भी होते हैं, 10,000 लीटर के भी होते हैं, लाखों लीटर के भी फर्मेंटर होते हैं। ठीक है, सो अब इसके अंदर क्या आपने बेसिकली जो मीडियम डालना है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, उसका एक फ्लो रेट है। ठीक है, क्योंकि इस फ्लो रेट जो भी मतलब कितना आप मीडियम ऐड कर रहे हो, किस स्पीड से ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली आप मेनली, क्योंकि सेल्स तो प्रोवाइड कर नहीं रहे, क्योंकि सेल्स तो पहले से मीडियम के अंदर है, तो एक्स नोट तो जीरो होगा। ठीक है, बट आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, सबस्ट्रेट। ये जो बाहर से मीडियम प्रोवाइड कर रहे हो, इसमें आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, आप बेसिकली आपका सबस्ट्रेट। ठीक है ना, जैसे ये एक फर्मेंटर है, क्योंकि फर्मेंटर के अंदर ऑब्वियसली कुछ बायोमास भी होगा, कुछ उसके अंदर आपका सबस्ट्रेट भी होगा, कुछ उसमें वॉल्यूम भी होगी। ठीक है, कि उसकी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम, और एक जो आप रिमूव कर रहे हो, तो एडिशन का रेट और जो रिमूवल का रेट है वो सेम है। ठीक है, वो फ्लो रेट क्या होना चाहिए, सेम। तो मे बी उसके अंदर कुछ आपका बायोमास भी आएगा, थोड़ा बहुत क्या पता आपका सबस्ट्रेट भी रिमूव हो। ठीक है, बाकी चलो आपका जो प्रोडक्ट है वो तो बेसिकली आएगा ही आएगा। ठीक है, तो एफ हमारा यहाँ पर क्या होता है, फ्लो रेट। ठीक है, एफ यहाँ पर क्या आपका फ्लो रेट। ठीक है ना, इसमें हम ये भी नहीं वेट करते होंगे ना कि बिल्कुल ही सबस्ट्रेट खत्म हो जाए, कि एक लिमिटिंग है कि इतना कम हो जाए तो हम तब ऐड कर देंगे, क्योंकि बिल्कुल भी हम खत्म नहीं होने देंगे। तो एफ हमारा फ्लो रेट है, वी क्या आपका वॉल्यूम ऑफ कल्चर। ठीक है, लास्ट में देखो आपको फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला ही आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन करने में, बट फॉर्मूले के लिए हमें डेरिवेशन करनी पड़ेगी। एक्स हमारा क्या है, सेल मास, और एस क्या है हमारा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। ठीक है ना, इनिशियली तो देखो चाहे हम फैट बैच कल्चर पढ़ेंगे चाहे कॉन्टिन्यूस है, इनिशियली तो बैच ही चलेगा। ठीक है, कि आप पहले सेल्स को थोड़ा डिवाइड कराओ। मोटिव ऑफ कॉन्टिन्यूस कल्चर इज दैट वी डू नॉट वांट टू एंटर सेल्स इनटू द स्टेशनरी फेज और डेथ फेज। सो हाउ हाउ कम वी कैन कीप देम इन द एक्सपोनेंशियल फेज। क्योंकि सेल स्टेशनरी फेज में क्यों जाते हैं, क्योंकि मीडियम ही खत्म हो गया, सबस्ट्रेट ही खत्म हो गया। लेकिन अगर आप उनको फ्रेश मीडियम प्रोवाइड कर दोगे, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दोगे, हमने एक बाकी चीजें तो फॉर एग्जांपल हमने ज्यादा रखी हैं, एक हमने लिमिटिंग रखा है बस, कि जो हमें आइडिया दे दे कि बेसिकली जब वो कम हो गया तो आप फ्रेश ऐड कर दो। तो जो हम फ्रेश मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, मेनली हम उस लिमिटिंग न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उस लिमिटिंग न्यूट्रिएंट को ही। वही होता है ना, देन यू कैन लर्न फर्मेंटेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम। आप सेल्स को रिकवर करते जा रहे हो, फिर नए सेल्स बनते जा रहे हैं, फिर उसको, एक तो होता है ना बैच कल्चर में तो बस आपने एक बार रन करा, लास्ट में आपने सेल्स या प्रोडक्ट को हार्वेस्ट करना है। बट इसमें क्या हो रहा है कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आप सेल्स भी आ रहे हैं, प्रोडक्ट भी आ रहा है, तो कॉन्टिन्यूसली यू आर रिमूविंग द प्रोडक्ट एंड सेल्स। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि हम एंड में करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लिखिए एक दो पॉइंट्स। सो दैट इज अंडर आइडियल कंडीशंस, अंडर आइडियल कंडीशंस, अंडर आइडियल कंडीशंस the mixing should be perfect.
the mixing should be perfect. That is a drop of medium. That is a drop of medium entering the media. A drop of medium entering the media should instantly be distributed uniformly throughout culture. Distributed uniformly throughout culture. Throughout culture. ठीक है। तो जैसे इसके अंदर हम एक बेसिकली एक टाइम लिखते हैं जिसे बोलते हैं टीआर, दैट इज रेजिडेंस टाइम, विच इज इक्वल टू कल्चर वॉल्यूम बाय फ्लो रेट। ठीक है। और एक हमारे पास होता है डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक है। डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है? फ्लो रेट बाय वॉल्यूम। ठीक है। तो इसको मैं 1/d लिख सकता हूँ। तो टीआर एक रेजिडेंस टाइम होता है विच इज वॉल्यूम बाय फ्लो रेट, और डाइल्यूशन रेट हमारा क्या होता है? फ्लो रेट बाय वॉल्यूम। ठीक है। तो अभी आगे आएगा ये जो डाइल्यूशन रेट क्या होता है आपका? फ्लो रेट बाय वॉल्यूम। ठीक है। देखो मेनली आपको ना जो है ना वो इक्वेशन आएगी वही आपको याद रखनी होती है, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि हम कॉन्टिन्यूस कल्चर में क्या कर रहे हैं। ठीक है। देखो बेसिक फंडा बस ये है कि वी वांट टू कीप द सेल्स इन एक्सपोनेंशियल स्टेट। ठीक है। तो उसके लिए तो आपको फ्रेश न्यूट्रिएंट्स अप्लाई कर प्रोवाइड करने पड़ेंगे ताकि सेल जो है वो आपका स्टेशनरी फेज में ना जाए। कॉन्टिन्यूस नाम से ही पता लग रहा है ना कि यू आर रनिंग फर्मेंटेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम। जैसे बैच वाली तो आपने मान लो 1 दिन रन करनी है, 2 दिन रन करनी है, वो डिपेंड करता है, 5 दिन फर्मेंटेशन चलानी है। इसमें क्या है? यू कैन रन इट फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है। तो जब तक आपका मोटिव है, आपको जितने सेल्स चाहिए, जितना प्रोडक्ट चाहिए, तब तक आप इसको रन करते रहोगे। ठीक है। और वो जैसे बात यहाँ पर ही आती है ना कि जो मीडियम ऐड करना है वो किस रेट से ऐड करना है, किस रेट से रिमूव करना है, तो वो सब चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? वो माइक्रोब की कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करती हैं। क्योंकि जितने भी फर्मेंटेशन में आप अलग अलग टाइप की फंगस यूज करते हो, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया यूज करते हो, तो सबका क्या है? सबकी करेक्टरिस्टिक अलग अलग है, सबका डबलिंग टाइम अलग अलग है, सबकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है। तो वो तो फिर एक अलग बात आ गई। तो और इतने सारे सबस्ट्रेट हम प्रोवाइड करते हैं, किसको हमने लिमिटिंग रखना है? क्योंकि मीडियम में तो आपको क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, कार्बन सोर्स भी चाहिए, नाइट्रोजन सोर्स भी चाहिए, या उस माइक्रोब की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, कंडीशंस भी आपको देखनी होती है, एरोबिक है, एनारोबिक है। जैसे इथेनॉल हम बनवाते हैं तो एनारोबिक कंडीशंस में बनवाते हैं। ठीक है। तो वो सब बात की बातें हैं, बट मेन जो अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज योर इक्वेशन। ठीक है। और डेरिवेशन चलो हम करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे तो आपको उसका रिजल्ट याद रहना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा उसके अंदर सिर्फ वो जो रिजल्ट है सिर्फ वही आपका बेसिकली वहां पर आएगा। ठीक है। तो जैसे इसमें हम एक इक्वेशन की बात करेंगे जिसे बोलते हैं मोनेट्स कीमोस्टैट इक्वेशन। ठीक है। व्हाट इज योर मोनेट्स कीमोस्टैट इक्वेशन? मोनेट्स कीमोस्टैट इक्वेशन। ठीक है। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना ये सब सबसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो बैच कल्चर, कॉन्टिन्यूस, फैट बैच, और तो ये सबसे पहले आपको पता हो कि बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? मोनेट्स कीमोस्टैट इक्वेशन। ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि जो कॉन्टिन्यूस कल्चर होता है तो उसमें हमें जो बेसिकली देखो पहले मैंने बताया ना, पहले तो आपको बैच वाइज ही करना है, और उसके बाद आपने उसको क्या करना है? मतलब एक पहले तो कोई भी कल्चर है, पहले तो आप बैच वाइज, तो इनिशियली उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स हैं। ठीक है। सबस्ट्रेट भी है, सब कुछ भी है, बट हमने एक सबस्ट्रेट को लिमिटिंग रखा, और फिर उसके बाद हम उसको
कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, चाहे फैट बैच है चाहे कॉन्टिन्यूस है, पहले तो आपको बैच करना ही पड़ेगा ना। पहले आप कुछ सेल्स का नंबर तो इंक्रीज करो ना, उसके बाद ही आपको उसको कॉन्टिन्यूस या फैट बैच की तरफ स्विच करना है। ठीक है, अब वही होता है ना, मैंने आपको बताया अलग अलग टाइप के करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे जब आप फैट बैच पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि फैट बैच हमें किस केस में करना है, किस केस में नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप देखो कि, तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो बेसिकली हम लिखते हैं दैट इज रेट ऑफ एडिशन टू द सिस्टम, रेट ऑफ एडिशन टू द सिस्टम, कि जो भी चीज आप ऐड कर रहे हो, जैसे मेनली आप क्या ऐड कर रहे हो, सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हो, माइनस रेट ऑफ रिमूवल फ्रॉम द सिस्टम, और बेसिकली रेट ऑफ रिमूवल फ्रॉम द सिस्टम प्लस रेट ऑफ प्रोडक्शन विद इन द सिस्टम, रेट ऑफ प्रोडक्शन विद इन द सिस्टम, इट हैज टू बी इक्वल टू जीरो। क्योंकि बेसिकली आपने एक स्टेट अचीव करने होते हैं जिसे बोलते हैं स्टैडी स्टेट। स्टैडी स्टेट का मतलब है कि यू हैव टू कीप द थिंग्स सेम। ठीक है, कि आपकी जो भी आप प्रोसेस रन कर रहे हो वो आपका सेम रहे। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर जितना आप ऐड कर रहे हो माइनस रिमूवल, क्योंकि मीडियम के अंदर क्या हो रहा है, ऐड कर रहे हो और प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, और रिमूवल एक पार्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, जैसे आपने कहा कि आपने मीडिया ऐड करा तो वो रेट ऑफ एडिशन है। ठीक है, और ये तो है नहीं ना कि हम मीडिया एकदम ही ऐड करते जा रहे हैं, तो वो भी एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो व्हाट वी वांट, स्टैडी स्टेट का मतलब क्या है कि जो भी आपका बेसिकली क्या है कि एडिशन है और जो प्रोडक्शन है, और माइनस रेट ऑफ रिमूवल, दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। देखो क्या है ना, आप क्या चाहते हो ना, जो सेल्स का नंबर है वो बेसिकली क्या रहे, वो सेम सेम रहे। ठीक है, सेम का मतलब ये नहीं है ना कि आप जैसे आपने एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, आपको पता है कि जब इतने हो गए, ठीक है, तो आप रिमूव कर रहे हो। अब रिमूव करने के बाद उतने बनने भी चाहिए, तो वो सिस्टम ऐसा सा रहे कि स्टैटिक सी स्टेट रहे, कि रिमूव भी हो रहे हैं, बन भी रहे हैं, तो टोटल जो है वो आपका एक स्टैटिक स्टेट अचीव हो जाए। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे। तो क्या होती है स्टैटिक स्टेट, जैसे अगर हम जनरली एक वर्ड यूज करें, स्टैटिक स्टेट का क्या मतलब होता है, अगर कोई भी प्रोसेस है, स्टैटिक स्टेट का क्या मतलब है। हम्म, तो स्टैटिक स्टेट को हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे। एक हम वर्ड यूज कर रहे हैं स्टैटिक स्टेट, एक वर्ड जैसे हम यूज करते हैं इक्विलिब्रियम। देखो क्या होता है ना, इक्विलिब्रियम में तो क्या बोलते हैं कि अगर कोई जैसे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट भी सबस्ट्रेट में हो रहा है, तो वो तो हम नहीं चाहते ना। तो स्टैटिक स्टेट का मतलब इक्विलिब्रियम नहीं होता है। ठीक है, मतलब वो ये है कि हमें फर्मेंटेशन को इस तरह से रन करना है कि उसके अंदर जो चीजें हैं वो थोड़ी मतलब कांस्टेंट रहे। जैसे एक होते हैं क्वैसी स्टैटिक स्टेट, क्वैसी में चलो थोड़ा बहुत आपको चेंज देखने को मिल सकता है, बट स्टैटिक स्टेट का मतलब क्या है कि जो सेल्स का नंबर है, ठीक है, मतलब और जो भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडिया है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो हम बेसिकली सेम रखना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक स्टेट का मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो क्या होता है, अगर एक एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो फिर तो प्रोडक्ट भी सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम पे नहीं रखना आपने। ठीक है, स्टैटिक स्टेट का मतलब इक्विलिब्रियम नहीं होता। ठीक है, ये ना मैं आपको बताऊंगा, एक टॉपिक आता है सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। क्योंकि एग्जाम में कई बार ना ऐसा क्वेश्चन आता है कि अलग अलग टाइप के सिस्टम होते हैं, कि ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, और उसके अंदर आपका आइसोलेटेड होता है, इंसुलेटेड होता है। तो वो पूछते हैं कि किसके अंदर मास और एनर्जी इन हो रहा है, आउट हो रहा है, वो सब चीजें हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक स्टेट का मतलब आपका इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या होगा। सबसे पहले तो आपने एक एक वैल्यू लिखी एक्स। एक्स क्या है आपका, वायबल सेल कल्चर, वायबल सेल कल्चर इन बायोरिएक्टर एंड एफ्लुएंट स्ट्रीम,
वायबल सेल कल्चर इन रिएक्टर एंड, मतलब जो सेल्स का नंबर किसके अंदर है, रिएक्टर के अंदर। तो ऑब्वियसली जब आप एफ्लुएंट स्ट्रीम कर रहे हो तो जो आप सेल्स को रिमूव कर रहे हो या जो भी मीडियम रिमूव कर रहे हो उसमें भी उतने ही सेल्स होंगे। ठीक है, मतलब सेल क्या होता है ना, सेल बेसिकली जैसे एक हम टर्म यूज करते हैं सेल की कंसंट्रेशन। जैसे क्या होता है, एक तो होता है एक्स, एक्स तो नंबर ऑफ सेल हो गए। अब ऑब्वियसली क्या होता है ना, जैसे एक आप कितने, जितनी वॉल्यूम रिमूव कर रहे हो, जैसे आपके पास मान लो मैंने कह दिया कि 5 लीटर है, 5 लीटर के अंदर फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं 1000 सेल्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम देखा जाए तो 200 सेल्स हैं पर लीटर, यही हुआ ना। तो जो आप, अगर आप मान लो 1 लीटर को रिमूव कर रहे हो तो आप 200 सेल्स को ही रिमूव कर रहे हो। तो वो जो, क्योंकि आप मीडियम में ये तो है नहीं ना कि सारे के सारी वॉल्यूम को आप निकाल रहे हो, आप तो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम को निकाल रहे हो। तो 5 लीटर में 1000 सेल, वो भी 200 सेल्स पर लीटर है। और अगर आप 1 लीटर को रिमूव कर रहे हो तो वो भी 200 सेल्स को रिमूव कर रहे हो। ठीक है, ये होता है कंसंट्रेशन। एक होता है टोटल नंबर ऑफ सेल और एक होती है आपकी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ सेल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जैसे उसको कई बार हम स्मॉल एक्स लिख देते हैं, दैट इज कैपिटल एक्स बाय वी। ठीक है, तो यहां पर चलो अभी एक्स दे रखा है कि कितना वाइबल सेल कल्चर है आपका इन द रिएक्टर एंड एफ्लुएंट स्ट्रीम। फिर एक हम लिख रहे हैं कि एक्स नॉट, एक्स नॉट इज द वाइबल सेल मास इन फीड स्ट्रीम। तो ये अभी हम देखेंगे, क्योंकि जो हम फीड स्ट्रीम दे रहे हैं ना उसमें हम बाय मास तो देंगे नहीं, तो ये एक्स नॉट जीरो हो जाएगा बाद में। क्योंकि जो आप मीडियम दे रहे हो ना, जो आप फीड दे रहे हो या जो आप फ्रेश मीडियम प्रोवाइड कर रहे हो, उसके अंदर हमने क्या लिखा था, उसके अंदर सिर्फ आप मेनली आपको मीडियम ही प्रोवाइड करना है, सेल्स तो प्रोवाइड करने नहीं, सेल्स तो ऑलरेडी मीडियम के अंदर है ना, हमें उन्हीं को ही एक्सपोनेंशियल स्टेट में रखना है। ठीक है, तो ये अभी हम बाद में देखेंगे, इसको तो बाद में हम जीरो ही लिख देंगे, क्योंकि जो आप फीड स्ट्रीम दे रहे हो उसमें आप सेल्स नहीं दे रहे हो। ठीक है, इट हैज टू बी जीरो। फिर एक उसने लिखा एफ विच इज योर फ्लो रेट। तो मैंने आपको बताया ना कि फ्लो रेट यू हैव टू कीप द सेम। ठीक है, जो जिस रेट से आपने मीडिया को ऐड करना है और उसी रेट से ही आपने मीडिया को रिमूव करना है। ठीक है, तो चाहे आप फीड दे रहे हो और जो एफ्लुएंट रिमूव कर रहे हो, दोनों का फ्लो रेट क्या होगा, सेम। ठीक है, वी यहां पर होता है वॉल्यूम ऑफ कल्चर, मतलब जो भी आपके पास वेसल है उसमें कितनी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कल्चर इन वेसल, इसको हम क्या बोल देते हैं आपका, दैट इज वॉल्यूम। और एक यहां पर हम बात करते हैं दैट इज ऑफ गामा एक्स। गामा एक्स इज द रेट ऑफ सेल फॉर्मेशन, कि किस स्पीड से सेल बन रहे हैं। तो रेट ऑफ सेल फॉर्मेशन को हम क्या लिख सकते हैं आपका, दैट इज डी एक्स बाय डी टी, डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है वहां पर हम ये सब पुट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या थी कि रेट ऑफ एडिशन, ठीक है, कि जो रेट ऑफ एडिशन टू द सिस्टम, रेट ऑफ एडिशन टू द सिस्टम माइनस रेट ऑफ रिमूवल फ्रॉम द सिस्टम प्लस रेट ऑफ प्रोडक्शन विद इन द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हम क्या लिखेंगे, जो रेट ऑफ एडिशन है उसको हम क्या लिखेंगे, दैट इज फ्लो रेट इंटू एक्स नॉट। ठीक है, फ्लो रेट इंटू एक्स नॉट। रिमूवल क्या लिखा हमने, माइनस एफ एक्स। ठीक है, जैसे हम हमारा मोटिव है कि फॉर एग्जाम्पल हमने सेल्स हमें चाहिए। ठीक है, प्लस रेट ऑफ प्रोडक्शन इज वॉल्यूम इनटू गामा एक्स। गामा एक्स मैंने आपको क्या बताया था, विच इज द रेट ऑफ सेल फॉर्मेशन विच इज डी एक्स बाई डी टी। तो दिस हैज टू बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आई। ये एडिशन है, ये रिमूवल है, और ये आपका प्रोडक्शन है। ठीक है, दिस इज रेट ऑफ एडिशन, रेट ऑफ एडिशन, दिस इज रेट ऑफ रिमूवल, एंड दिस इज योर रेट ऑफ प्रोडक्शन। या जो गामा एक्स हमारा क्या, रेट ऑफ सेल फॉर्मेशन। ठीक है,
अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें क्या करना है, इन सबको v से डिवाइड करना है। सबको किससे डिवाइड करना है, v से। तो f बाई v डॉट एक्स नॉट माइनस f बाय वी एक्स प्लस v बाय वी डॉट गामा एक्स। तो उधर तो डिवाइड करेंगे तो वो तो आपका जीरो ही रहेगा, ठीक है। अब f बाय v क्या होता है आपका, डाइल्यूशन रेट, ठीक है। डाइल्यूशन रेट क्या होता है आपका, फ्लो रेट बाय वॉल्यूम। तो इसको मैं लिख दूंगा डी डॉट एक्स नॉट माइनस डी एक्स प्लस गामा एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। डी एक्स नॉट माइनस डी एक्स प्लस गामा एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हम फर्दर रीअरेंज करके क्या लिखते हैं, डी एक्स नॉट माइनस डी एक्स प्लस गामा एक्स, मतलब इसको हम क्या करते हैं, एक्स से डिवाइड भी करते हैं और एक्स से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे बेसिकली हमारे पास जो म्यू का फॉर्मूला था वो क्या था, जो हमने म्यू लिखा था वो था 1/x डॉट डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। यही लिखा था हमने, म्यू को यही लिखा था ना। अब डी एक्स बाई डी टी हमने क्या लिया है, गामा गामा एक्स। तो म्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/x डॉट गामा एक्स। तो मैंने यहां पर x से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए करा ताकि ये जो गामा एक्स बाय एक्स है इसको मैं क्या लिख सकूं, म्यू। इसको मैं क्या लिख सकूं, म्यू। तो डी एक्स नॉट माइनस डी एक्स प्लस म्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप फीड दे रहे हो, इनिशियल जो फीड दे रहे हो, क्योंकि वो स्टेराइल फीड है, क्योंकि सेल्स तो देखो ना पहले से ही है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले आप बैच कल्चर ही चल रहा है, तो फीड में आपको सेल्स तो देने नहीं है, ठीक है। तो स्टेराइल फीड के अंदर एक्स नोट क्या होगा, जीरो। तो एक्स नोट जीरो हो गया तो ये फैक्टर क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, म्यू एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, क्योंकि ये वाला फैक्टर तो जीरो हो जाएगा। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो म्यू किसके इक्वल आ गया, डी के। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉन्टिन्यूस कल्चर में म्यू किसके इक्वल होना चाहिए, डी के। देखो म्यू जो है वो क्या, आपका स्पेसिफिक ग्रोथ रेट कांस्टेंट। हर एक माइक्रोब का म्यू अलग अलग होता है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ कुछ फास्ट ग्रो करते हैं, कुछ स्लो ग्रो करते हैं। क्योंकि म्यू आप क्या डिफाइन करते हो कि दैट इज ए काइंड ऑफ, म्यू की जो यूनिट हमने देखी थी टाइम इनवर्स वन, ठीक है ना। हर एक माइक्रोब का म्यू अलग अलग है। तो जितना म्यू है, जितना मतलब उसका म्यू है, उतना ही हमने क्या रखना है, डाइल्यूशन रेट रखना है, ठीक है ना। उतना ही हमने क्या रखना है, क्योंकि म्यू और डी की यूनिट सेम होगी, टाइम इनवर्स वन। म्यू और डी की यूनिट क्या होगी, टाइम इनवर्सन की। जैसे उसने लिखा कि आ, मतलब 10 लीटर ऐड करना है पर आवर, 5 लीटर ऐड करना है, वो जो भी हो सकता है। तो म्यू डी हमारा इसमें क्या आ जाता है, इक्वल डाइल्यूशन रेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। सबसे पहले तो ये हमारी एक डेरिवेशन आई है यहाँ पर कि क्योंकि म्यू सबका अलग अलग है, म्यू जो होता है वो डिपेंड करता है आपका कौन सा माइक्रोब है, ठीक है। तो जितना म्यू होगा उतना ही हम क्या लेंगे, डी, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो म्यू हैज टू बी इक्वल टू डी, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर, ठीक है, सो डाइल्यूशन रेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रोथ रेट और स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इज इक्वल टू डाइल्यूशन रेट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है, अब जैसे हमने एक मोनेड इक्वेशन लिखी थी विच वॉज म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स इंटू एस बाय के एस प्लस एस, के एस प्लस एस। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपकी मोनेड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, जो हमने जैसे अभी एक इक्वेशन लिखी थी फॉर एग्जांपल, दैट वाज योर डी एक्स नॉट इज इक्वल टू डी एक्स माइनस म्यू एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन आई थी ना अभी, तो वो तो मैंने एक्स नोट जीरो पुट कर दिया था, तब ये डी इज इक्वल टू म्यू आ गया था। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो म्यू की वैल्यू हम पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, सो डी एक्स नॉट इज इक्वल टू
dx माइनस, सो म्यू मैक्स, म्यू एम लिख देते हैं, डॉट एस बाय के एस प्लस एस इंटू म्यू इंटू, सॉरी एक्स इंटू एक्स। मतलब मैंने यहां पर क्या करा कि एक वैल्यू पुट कर दी किसकी, म्यू की। ठीक है। अब जैसे यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि जैसे इसको हम उस तरफ ले जाते हैं, दैट इज योर डी एक्स नॉट प्लस म्यू एम इंटू एस डिवाइडेड बाय के एस प्लस एस डॉट एक्स माइनस डी एक्स, इट हैज टू बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इट हैज टू बी इक्वल टू जीरो। अब जैसे इन दोनों में से हम फॉर एग्जांपल आपका एक्स कॉमन ले लेते हैं, सो डी एक्स नॉट प्लस एक्स, तो ये क्या आ गया, म्यू मैक्स इंटू एस बाय के एस प्लस एस माइनस डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। तो ये लास्ट पर डिवाइड हुई है, हम्म। ये भी लास्ट पर है। अभी और भी आएंगी, एक तो ये भी आप, जैसे इस केस में क्या होगा ना, फिर आपका जो एक्स नोट है वो आपका जीरो नहीं है, क्योंकि मतलब आप कुछ सेल्स प्रोवाइड कर रहे हो। वो तो हमने एक कंडीशन मान ली ना कि नहीं प्रोवाइड कर रहे, तब वो इक्वेशन है। ठीक है, तो अभी तक हमने जैसे क्या देखा आपका कि ये एक स्पेसिफिक इक्वेशन देखी। सो नाउ जैसे आपका जो म्यू है, म्यू को हमने किसके इक्वल लिखा, डी के। डी इज योर डाइल्यूशन रेट। अब मैं क्या लिख सकता हूं, जो मैंने इक्वेशन लिखी थी, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि डी इज इक्वल टू म्यू मैक्स इंटू एस बाय के एस प्लस एस, क्योंकि म्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डी लिख सकता हूं। ठीक है। अगर मैं अब इसको रीअरेंज करूं, ठीक है, तो व्हाट यहां पर हमारे पास क्या आएगा कि म्यू मैक्स डॉट एस इज इक्वल टू डी इंटू के एस प्लस एस, डी इंटू के एस प्लस एस। तो इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू मैक्स डॉट एस इज इक्वल टू डी के एस माइनस डी एस। तो तो माइनस, सॉरी, इधर प्लस, तो इधर जब ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू मैक्स डॉट एस माइनस डी एस इज इक्वल टू डी डॉट के एस। तो यहां पर आप एस को क्या ले सकते हो, कॉमन। तो एस हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो बाकी क्या बचा, म्यू मैक्स माइनस डी इज इक्वल टू डी के एस। तो ये जो हमारे पास एस आया ना, दिस इज इक्वल टू द, दिस इज स्टेराइल फीड, कि जो सबस्ट्रेट आपको बेसिकली स्टेराइल फीड में देना है, क्योंकि आपने एक्स नोट तो जीरो ही कर दिया था ना, तभी म्यू डी के इक्वल आया। तो एस स्टेराइल फीड क्या आएगा आपका, डी के एस डिवाइडेड बाय म्यू मैक्स माइनस डी। अब एक तो ये फॉर्मूला आपसे पूछ सकते हैं कि जो एस स्टेराइल फीड है उसका क्या फॉर्मूला है, डी के एस डिवाइडेड बाय म्यू मैक्स माइनस डी, म्यू मैक्स माइनस डी। एस स्टेराइल फीड का क्या फॉर्मूला आया, डी के एस बाय म्यू मैक्स माइनस डी। मतलब ये वो सबस्ट्रेट है जो आपको स्टेराइल फीड में देना है, डाइल्यूशन रेट, के एस और म्यू मैक्स माइनस डी। एक तो आ गया एस स्टेराइल फीड। अब दूसरा हम क्या देखेंगे आपका कि हमें फॉर एग्जांपल
एक्स अगर निकालना है कि अगर हमें एक्स, अगर वैसे तो मैंने आपको क्या बताया कि जनरली एक्स नोट तो हमने 0 लिखा था, बट जो एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे अब हमने लिखा था ईल्ड। ईल्ड क्या होती है आपकी, जैसे ईल्ड हमने लिखा एक्स बाय एस, ही जो सबस्ट्रेट है वो बायोमास में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एस नॉट माइनस एस। ठीक है, ये हमारा ईल्ड का फॉर्मूला था। सो फॉर स्टेराइल फीड, फॉर स्टेराइल फीड एक्स नोट तो क्या होगा, 0, क्योंकि उसमें आप सेल्स तो दे ही नहीं रहे ना। फॉर स्टेराइल फीड्स एक्स नोट इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप सेल्स तो दे ही नहीं रहे। सो वाई एक्स बाय एस क्या आ गया, इट इज इक्वल टू एक्स, भले ये वो नंबर ऑफ सेल्स हैं जब जो बन रहे हैं स्टेराइल फीड के बाद, डिवाइडेड बाय एस नोट माइनस एस, एस नोट माइनस एस। तो एक्स स्टेराइल फीड क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू वाई एक्स बाय एस इंटू एस नोट माइनस एस। और अभी आपने जो एस निकाला है स्टेराइल फीड, वो क्या निकाला आपने, डी के एस बाय म्यू मैक्स माइनस डी, यही निकाला है ना। वाई एक्स बाय एस इंटू एस नॉट, ठीक है, माइनस एस नोट तो चलो जो इनिशियल सबस्ट्रेट आपने दिया था, और जो एस, क्योंकि एक्स स्टेराइल फीड है तो यहां पर एस आपको कौन सा निकला लिखना पड़ेगा, स्टेराइल फीड वाला, विच वॉज डी डॉट के एस बाय म्यू मैक्स माइनस डी। तो एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन आता है एक्स स्टेराइल फीड का या एस स्टेराइल फीड का, मतलब नंबर ऑफ सेल्स कितने बन रहे हैं जब आप स्टेराइल फीड दे रहे हो, ठीक है ना, वो सब पे डिपेंड करेगा, ईल्ड कितना है, इनिशियली आपने फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट कितना दिया था, ठीक है, तो इन सब फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, वाई एक्स बाय एस, एस नॉट माइनस डी के एस बाय म्यू एम माइनस डी, ठीक है, और एस का, और एस स्टेराइल फीड का फॉर्मूला ये है। चलिए मैं आपको एक दो क्वेश्चंस कराता हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूस कल्चर। तो देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, बायोमास इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन ए continuous stirred tank by reactor of 750 liter capacity. The sterile feed containing 8 gram per liter glucose as substrate was fed at a flow rate of 150 liter per hour. The microbial system follows Monet's model with mu m is equal to 0.4, Ks is 1.5 gram and y-axis is 0.5 gram. अब देखो ना यहाँ पर ये वाई एक्सेस लिखा ना कि 0.5 ग्राम सेल मास बन रहा है 1 ग्राम सबस्ट्रेट को यूज करके, इसका मतलब ये होता है, क्योंकि वही होता है ना, अलग अलग का ये सब चीजें डिफरेंट होगी, के एस डिफरेंट होगा, वाई डिफरेंट होगा, म्यू एम डिफरेंट होगा, ठीक है। व्हाट इज द सेल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, तो एट स्टेडी स्टेट कि हमारी सेल प्रोडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एक्स स्टेराइल फीड, ठीक है, एक्स स्टेराइल फीड हमें यही निकालना है कि जब हम स्टेराइल फीड दे रहे हैं तब हमारा बायोमास कितना आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या था, वाई एक्सएस इंटू एस नॉट माइनस डी के एस बाय म्यू एम माइनस डी, ठीक है, यही फॉर्मूला बस मैं यहाँ पे लगाऊंगा। हाँ अब देखो वाई हमें गिवन है, वाई गिवन है दैट इज 0.5, ठीक है, तो मैंने ऑब्वियसली हमें एक्स निकालना है तो सिंपल एक्स लिख देता हूँ, वाई हमें कितना गिवन है 0.5, ठीक है, एस नॉट कितना है 8, डी कितना है हमारे पास यहाँ पर, अब डी हमें नहीं गिवन है, हाँ बट हमें पता है कि डी क्या होता है, एफ बाई वी। फ्लो रेट कितना है 150 लीटर पर आवर और 750, तो ये कितना आ रहा है 0.2 आर इनवर्स 1, ठीक है। सो डी को हमने क्या पुट कर दिया 0.2, के एस कितना है
1.5, म्यू मैक्स देखो वो भी हमें गिवन है, और डी आपने निकाला ही है 0.2। तो यहां से अगर हम एक्स कैलकुलेट करें तो एक्स कितना आ रहा है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये फैक्टर कितना आएगा, 0.2 इंटू 1.5, तो ये कितना आ जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 0.2, मतलब ये 3/2 आ गया ना। तो ये पूरा फैक्ट जब इसको आप करोगे तो ये 1.5 आ रहा है। तो x कितना आ गया 0.5 इंटू 8 - 1.5 विच कम्स आउट टू बी 6.5। तो x कितना आ रहा है आपका 3.25, बट इट इज ग्राम पर लीटर, ये ग्राम पर लीटर है। मुझे उसने अगर तो क्वेश्चन पूछा जाता ग्राम पर लीटर में, तब तो मेरा आंसर ये होता है। जैसे अभी ये तो चलो फिल इन द ब्लैंक नहीं है, कई बार बच्चे होते हैं ना वो इसी को आंसर लगाते, बट पर आर, ऑब्वियसली पर आर लाने के लिए आप इसको डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, डाइल्यूशन फैक्टर, और डाइल्यूशन फैक्टर कितना है 0.2। सो 3.25 इंटू 0.2, ये कितना आ जाएगा आपके पास, इट कम्स आउट टू बी 0.65 ग्राम पर लीटर पर आवर। तो क्या आंसर आया 0.65। देखो यूनिट्स का भी खेल होता है ना, यूनिट भी आपने ध्यान से देखनी होती है। यही प्रोडक्टिविटी अगर ग्राम पर लीटर में होती तब मेरा आंसर होता है 3.25, लेकिन यही क्वेश्चन का आंसर अगर मुझे ग्राम पर लीटर पर आवर में पूछा है, देन आई हैव टू मल्टीप्लाई दैट थिंग विद योर डाइल्यूशन फैक्टर। तो क्या आंसर आ गया यहां पर 0.65 ग्राम पर लीटर पर आवर। ठीक है, सो दिस इज वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन कीमोस्टैट कल्चर। यहाँ पे डाइल्यूशन रेट कितना दिया हुआ है आपको 0.5 पर आवर, फीड कंसंट्रेशन दे रखी है 10 ग्राम पर लीटर, और जो बायोमास कंसंट्रेशन है वो आपको स्टेडी स्टेट पे बतानी है। ठीक है, तो देखो भैया आपको यहाँ पे तो सिंपली एक्स ही निकालना है। तो एक्स का फॉर्मूला क्या था आपका, वाई एक्स एस इंटू क्या था यहाँ पर, क्या फॉर्मूला था, वाई एक्स एस म्यू एम, एस नॉट माइनस म्यू एम इंटू, Yes. सॉरी, डी के एस बाय म्यू एम माइनस डी, डी के एस बाय म्यू एम माइनस डी। ठीक है, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला था, एस स्टीराइल फीड का। ठीक है, तो अब देखिए कि जो हमें एक्स निकालना है, वाई हमें कितना गिवन है 0.4, एस नोट कितना गिवन है 10, माइनस डी कितना है आपके पास 0.5। देखो यहाँ पे डी डायरेक्टली गिवन था, के एस है 0.3, म्यू मैक्स कितना है 0.7 माइनस 0.5। ठीक है, तो 0.4 इंटू 10 माइनस 0.5 माइनस 0.3 0.2, और ये नीचे कितना आ गया, ये भी 0.2, मल्टीपल सॉरी 0.5 इंटू 0.3 कितना आ गया, 0.015 आएगा, 15/100 हो जाएगा ना, 0.15 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.75। तो 10 माइनस 0.75, तो 0.4 इंटू 9.25 कितना आ रहा है ये 3.7 ग्राम पर लीटर। अब वही ना, अगर ये डाइल्यूशन अगर ग्राम पर लीटर पर आर पूछता तब आप इसको फिर 0.5 से मल्टीप्लाई करते, तभी पर आर में आता है ना। तो वही होता है ना, जैसे भाई अब उस क्वेश्चन में तो चलो ऑप्शंस थी, जैसे आपका आंसर आया था 3.25, तो आपको पता लग गया ये तो आंसर है ही नहीं ऑप्शन में, बट इधर तो आपको ऑप्शन भी नहीं गिवन है। तो ये ध्यान रखना होता है, अगर तो ग्राम पर लीटर में है तो यही आंसर है, अगर ग्राम पर लीटर पर आर में है तो आपका जो भी आंसर आया आपने उसको डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर वैसे देखे, देखो 9.25 ये क्या है, जो सबस्ट्रेट यूज हुआ है, तो
अब वही है 0.4 बना है बायोमास 1 ग्राम से, तो 0.4 को हमने 9.25 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको उस वे में समझेंगे तो क्या हो रहा है कि ईल्ड जो है अलग अलग होती है, कि 1 ग्राम इथेनॉल से 0.4 ग्राम बन रहा है। ठीक है ना, ईल्ड क्योंकि दोनों क्वेश्चन में यहाँ पे मास के कॉन्टेक्स्ट में आया कि आप मास को बना रहे हो। ठीक है, तो ये नहीं होता ना 1 ग्राम सबस्ट्रेट लिया तो उतना ही बायोमास बनेगा, इसका मतलब बाकी क्या हो गया, वेस्ट हो गया, कि बाकी को उसने यूटिलाइज नहीं करा ना। ठीक है ना, कोई भी जैसे हम कोई खाना खाते हैं थोड़ा कि सारा का सारा खाना बॉडी एसिमिलेट करती है, जितना यूज करा बाकी एक्सक्रीट हो गया। तो ये भी सेल का अलग अलग होता है, ये भी आगे हम देखेंगे, बैलेंसिंग करनी होती है कि कितना, जैसे उसने सबस्ट्रेट हमने इतना दिया, कितना बायोमास में गया, कुछ CO2 की फॉर्म में रिलीज हो गया या कोई और वेस्ट बन गया, तो ये भी बैलेंसिंग भी होती है, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी फिलहाल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि एक्स स्टेराइल फील्ड वाई एक्स बाय एस इंटू एस नोट माइनस डी के एस बाय म्यू एम माइनस टी, मतलब ये वो फैक्टर है कि बेसिकली जब आपने स्टेराइल फीड दी तो एस स्टेराइल फीड क्या है कि जो सबस्ट्रेट आपका रह गया स्टेराइल फीड देने के बाद, और एस नोट इनिशियल था, इसका मतलब इतना यूज हुआ है। तो अब इस केस में देखो, इस केस में आपका 0.75 ग्राम बस रह गया, 9.25 ग्राम जो है वो सेल्स ने यूज करा है। ठीक है ना, अगर इस चीज को हम समझें, एस नोट माइनस एस को मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, एस नोट जो था इनिशियल है, एस स्टेराइल फीड हमें क्या बता रहा है कि जो रह गया स्टेराइल फीड देने के बाद, इसका मतलब एस नोट माइनस एस जो है वो यूज हुआ है, यही मतलब बना ना इसका, कि 9.25 ग्राम 10 ग्राम आपने दिया, 0.75 ग्राम बच गया, और 9.25 ग्राम आपने यूटिलाइज हुआ। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर हम जो भी डाइल्यूशन रेट या जो भी हम रखते हैं, ठीक है, क्योंकि डाइल्यूशन रेट का क्या मतलब है कि आपको फ्रेश न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है, तो वो हर एक का अलग अलग है कि कितना आप प्रोवाइड कर रहे हो पर आर के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पर उसने हमें ये दिया ही नहीं होता ना कि फर्मेंटर की वॉल्यूम कितना है और फ्लो रेट कितना है, उसने सीधा हमें डाइल्यूशन रेट दे दिया। ठीक है, और उसकी यूनिट तो टाइम वाली है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस कल्चर के बारे में। ठीक है, चलो इसमें थोड़ा सा रह गया, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और फिर आपका फैट बैच कल्चर देखेंगे।